हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सेट थ्योरी पे किया हुआ है। एक्सरसाइज सी तक हम निपटा चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज सी में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 या 14 है, ये क्वेश्चन रह गए हैं। तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। कैसे करने हैं ध्यान से देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना लेट के नहीं हो पाएंगे। और आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह में आएंगे, तो वो आपको बिना एग्जाम्पल के भी कर सकते हो, विद एग्जाम्पल भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा, लेकिन जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो आपको नोट करना है और वही आपको याद रखना है। एग्जामिनर चाहे जो भी कहता रहे, क्योंकि आपको पता है कि 11th के एग्जामिनर से कोई लेना देना नहीं, 12th के एग्जामिनर से मतलब होता है। और मैं पिछले 11 साल से दोनों मेथड बता रहा हूँ, तो दोनों मेथड में से जो स्टूडेंट को समझ में आता है, जो अच्छे से वो समझ पाता है, आपको अपने समझने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए चाहिए होती है चीजें, वही वो रखता है अपने पास। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है, प्रूव दैट A equal to C if A is subset of B, B is subset of C and C is subset of B। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम A equal to C प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेट A equal to 1, 2, B equal to 1, 2, C equal to 1, 2। सपोज, ठीक, अब तीनों में एक जैसे एलिमेंट क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर आप केवल ऊपर वाली कंडीशन लेते हैं, मतलब केवल से मतलब प्रॉपर सेट वाली, कि ए जो है वो बी के अंदर लाई करे, ठीक, तो मान लिया ये करता है, क्लियर है। और फिर उसने कहा बी सी के अंदर लाई करे, मान लिया, क्लियर है। लेकिन फिर इस कंडीशन में सी ए के अंदर लाई नहीं करे, इसका मतलब है आपको इसमें भी फिर 3 और 4 डालने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया है पहले से ही हम ऐसा काम कर लें जो कि हमें दिक्कत ना हो और हमारी तीनों बातें सपोर्ट करें। ए इज द सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल है, क्योंकि इक्वल है, और इक्वल होते हैं तो कोई भी सेट अपना ही सबसेट जरूर होता है। फिर बी सी के सबसेट है और सी ए का सबसेट है, तो देन बाई इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ ए इक्वल टू सी। सिंपल और सोबर मेथड सबसे बढ़िया, जिसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर हम ऐसा सोच लें, बोला ए जो है वो बी का सबसेट, ठीक बात। फिर आपने कहा भाई बी जो है वो सी का सबसेट। तो अगर आप केवल ऊपर वाली कंडीशन लेके चलेंगे तो कंडीशन ये बने, उस हिसाब से ए और सी कभी बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सी जो है वो सबसे बड़ा हो। इस वजह से हमें कंडीशन दोनों को इस तरीके से लेनी है कि कंडीशन ऐसी मर्ज हो जो दोनों फीलिंग आए उसके अंदर। तो हमने क्या लिया? हमने लिया भाई कि ए बी और सी तीन मेंबर हैं और तीनों बराबर हैं, ए बी के, बी सी के और सी ए के। इस कंडीशन को फॉलो किया तो उस हिसाब से ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए। अब मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उसके बारे में कि क्या कहा गया और कैसे कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, फॉर एनी सेट कैपिटल ए प्रूव दैट ए इक्वल टू ए इज सबसेट ऑफ 5 इफ एंड ओनली ए इक्वल टू 5। क्लियर? अब देखिए, जहां पर ये साइन आ जाए दैट इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। ये बात आपको फर्स्ट लेक्चर जहां पे मैंने नोटेशन नंबर सिस्टम पढ़ाया है वहां समझाई है कि जिस क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन आएगी या थ्योरम के अंदर, वो आपको सीधी और उल्टी दोनों तरफ से प्रूफ करनी है। कहने का मतलब क्या है? पहली कंडीशन में लेके चलूंगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ 5 देन प्रूव दैट ए इक्वल टू 5। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वो ध्यान से सुनिए। प्रूफ करने के, देखिए, उन्होंने बोला ए इज द सबसेट ऑफ 5,
ठीक, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू 5। तो हम 5 के सबसेट मान लेते हैं। तो लेट बी इक्वल टू 5, हमने मान लिया कि बी एक सेट है जो कि 5 है, मतलब इसको हमने बी लेट कर दिया। अब मैं बी के सबसेट्स निकालूंगा। तो सबसेट्स ऑफ बी, सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी 2 की पावर 0 यानी 1। क्यों? क्योंकि आपको क्या बताया गया कि ये 5 है अगर, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा बी के अंदर। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट हुए? 0। आपको क्या बताया गया कि अगर किसी सेट के अंदर स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट होते हैं? 2 की पावर n। तो 2 की पावर 0 यानी 1 हो गया। अब वो सबसेट होगा कौन सा? देन सबसेट ऑफ बी इज 5। क्यों? जब आपके पास एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट 1 हो तो उसके दो सबसेट होते हैं, 5 और एक 1। जब आपके पास एक सेट होता है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं तो उसमें होता है 5 फिर 1 फिर 2 और फिर 1 2, एंड इसी तरीके से सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब है 5 हर हालत में सबसेट होगा ही होगा। तो इसलिए 5 यहाँ पे भी होगा क्योंकि ये खाली सेट है और 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये बात भी सेट थ्योरी में सबसेट पढ़ाने के दौरान मैंने बताई है सेकंड लेक्चर के अंदर। क्लियर है? तो इसका मतलब है 5 ये आया। अब सोचिए आप, इसके पास एक ही सबसेट है बी के पास और वो क्या है? खुद 5। तो इसका मतलब है कि ए, और यहां क्या बोला गया है? सिंस ए इज सबसेट ऑफ 5, मतलब ए जो है वो 5 का सबसेट है और 5 के पास सबसेट भी एक ही है, खुद 5। तो इसका मतलब है ये ए नहीं हो गया। हेंस ए इक्वल टू 5। सोचिए, आपके पास सिर्फ एक चीज है वो है 5 और उसका सबसेट निकाला वो भी 5, और आपसे भूला गया है कि ए जो है वो बी 5 का सबसेट है। मतलब या तो ए और 5 आपस में बराबर होंगे या ए 5 के अंदर होगा। क्लियर है? अब 5 के पास यानी बी के पास सबसेट ही एक ही बचा और वो है 5। तो इसका मतलब वो 100% ए ही रहा होगा क्योंकि एक ही बारे में ऐसा बोला गया है। क्लियर है? अब हम इसे उल्टा प्रूफ करेंगे। उल्टा मतलब यानी, और ये करके दिखाना पड़ेगा आपको, चाहे एक का हो चाहे दो का हो। कन्वर्स, कन्वर्स मतलब इफ a equal to 5 then prove that a is the subset of 5। अब ये प्रूव करना है क्योंकि if and only if, ये साइन ये है if and only if, आई डबल एफ। और इसका मतलब है आपको सीधा उल्टा दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। मतलब पहले इसे लेके चलो ये प्रूव करो, फिर इसे लेके चलो ये प्रूव करो। अब क्या बोला गया? बोला a बराबर 5 देन प्रूव दैट a इज द सबसेट ऑफ 5। अब a बराबर 5 तो आप क्या लिखेंगे? नाउ we know that any set is the subset of itself, so that phi is subset of 5। यही लॉजिक हुआ। एंड a equal to 5, so we say that a is subset of 5। hence कैसे? देखिए, हमें पता है कि कोई भी सेट अपना ही सबसेट होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है 5 का जो सबसेट हुआ वो भी 5 हुआ और 5 है किसके बराबर? ए के बराबर। तो फिर ए इज द सबसेट ऑफ 5 हो गया। नोट करिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन आप इस साल ढंग से पढ़ के जाइए क्योंकि अगले साल 12th में ये सारी की सारी चीजें एज इट इज आपको मिलेंगी। वहां तो मैं जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें पढ़ाऊंगा ही, लेकिन यहां से आपको अगर अच्छी तरह आता होगा तो आगे 12th में दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और बोला है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। लॉजिक क्या बनता है? मैंने कहा था स्टेट ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस में आपको एक इन्होंने दिया होगा और एक स्टेटमेंट कंपेयर करेंगे, और दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे तो हम बोल देंगे कि दे आर ट्रू, और अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे तो हम बोल देंगे दे आर फॉल्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब यहां बोला गया है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी लॉजिक ये बना, ये रहा ए और ये रहा बी। समझने के लिए आपके लिए काफी है, ठीक। और सबसेट का मतलब है कि एग्जैक्ट प्रॉपर सेट है, मतलब एग्जैक्ट सबसेट है मतलब इक्वल नहीं हो सकता। ये ए जो है वो बी के अंदर ही हो,
क्लियर है, तो प्रॉपर सेट हो गया। अब क्या बोला है, एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि आप जरा सोचिए, जो चीज बी के अंदर ही गायब है और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो देन मतलब जो चीज अगर बी के अंदर नहीं है तो ए के अंदर कहां से आएगी। और ये इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए ये रहा यूपी और ये रहा मैनपुरी, और मैंने आपसे कहा कि आप में से कोई एक बंदा यूपी में ही नहीं है, तो क्या मैनपुरी में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैनपुरी यूपी के अंदर लाई कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे कहा गया कि अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और कोई एक्स बी के अंदर ही नहीं है, मतलब इसके बाहर है, यानी यहाँ कहीं इस एरिया में आपको एक्स मिल रहा है, तो फिर इस एरिया में एक्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। और ये एक नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही बताने होंगे। क्लियर है? अब आप चाहें तो इन दिस एरिया एक्स प्रेजेंट, ठीक, यानी कि ये जो डैश वाला एरिया आपको दिखाया गया ना, इसमें ए प्रेजेंट है, ये वाला एरिया, इसमें आपको एक्स दिया गया, और इस वजह से जो एक्स इसके अंदर नहीं, वो ए के अंदर भी कहां से आएगा, जब नहीं आएगा इसका मतलब स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, यानी ट्रू हो रहा है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे भी याद रहे। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है, क्योंकि अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 ही आपने किया, तो साफ तौर पे यही लिखा हुआ है, ए इज द सबसेट ऑफ 5 देन ए इक्वल टू 5, बिल्कुल ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, सोचने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ए बी सी आर थ्री सेट्स, ए बिलोंग्स टू बी, बी प्रॉपर सेट ऑफ सी, देन ए प्रॉपर सेट ऑफ सी, ये हमसे कहा। तो देखिए अब क्या बोला गया, ए बिलोंग्स टू बी, बी इज प्रॉपर सेट ऑफ सी, देन ए इज प्रॉपर सेट ऑफ सी। ये क्या ट्रू है, चेक करो। लेट बोला ए इक्वल टू मान लिया हमने ये, बी इक्वल टू हमने मान लिया, और सी इक्वल टू हमने मान लिया। ठीक, अब हम अपनी बात को पहले चेक कर लेते। ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी। अब आप सोच रहे हो कैसे कैसे, ये तो आपने गलत कर दिया सर। गलत नहीं किया, सही किया। अगर ये पूरा ए यहां होगा तभी बिलोंग्स टू आएगा, अगर ऐसा होता तो फिर मैं सबसेट लगाऊंगा या प्रॉपर सेट लगाऊंगा। बात समझ में आ गई? इस वजह से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब है ए पूरे का पूरा इसके अंदर आ रहा है, यानी ये का। क्लियर है? अब बी ने कहा कि भैया जो बी है वो सी का सबसेट प्रॉपर सेट है, इसका मतलब है बी भी पूरा पूरा यहाँ आ रहा होगा। क्लियर है? यानी कि बी इसका सब प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट मतलब सबसेट, यानी इससे छोटा है, तो ये दोनों एलिमेंट उठे और इसके अंदर आ गए, और एक एलिमेंट मैंने इसमें ज्यादा रख दिया। ज्यादा इसलिए रख दिया क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो ये दोनों बराबर हो जाते, जबकि यहाँ प्रॉपर कहा गया तो एक एलिमेंट ज्यादा हो। क्लियर है? जो बात इन दोनों बातों ने इससे फॉलो कर दिया, एग्जाम्पल बन गया। अब हम चेक करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल बना है इन दोनों को देखते हुए वो क्या इससे फॉलो कर रहा है। अब जरा हम देखते हैं इसको और इसको मिला के। अब इससे भूल गया, इसे देखो, ए ये रहा, सी ये रहा, ए सी में बिलोंग कर रहा है, यानी ए बिलोंग्स टू सी है, ना कि प्रॉपर सेट ऑफ सी। क्योंकि अगर ये कंडीशन ऐसी होती तो हो जाता, लेकिन कंडीशन क्या है, ये पूरा पूरा उठा और सी में बिलोंग कर गया, इसका मतलब है कंडीशन ये आ रही है, और ये हमें प्रूव करनी थी, ये आ रही है। तो इक्वेशन फर्स्ट देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉन्ट्रडिक्ट, देन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट कैसा मिला आपको, फॉल्स मिला। चेक कर लीजिए कि आपने जो आंसर लगाया है वो सही है, थर्ड फॉल्स। समझ आ गई बात? ये ध्यान रखना है कि एक स्टेटमेंट ये जो उन्होंने दिया होता है ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है, ये उन्होंने बोला होता है कि भाई ये इन दोनों से मिलके एक नया स्टेटमेंट बना। आपने इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल तैयार किया, और फिर इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपने ए और सी में रिलेशन देखा, क्योंकि भाई हमसे पूछा गया है आपका ए और सी का रिलेशन बिलोंग्स टू का आ रहा है, जबकि यहाँ प्रॉपर सेट का है, इसका मतलब 100% कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। कॉन्ट्रडिक्ट करेगा मतलब कि फॉल्स। क्लियर? नोट करिए। चलिए अब थोड़ा होमवर्क हो जाए। आगे के 3 पार्ट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ एक्सरसाइज के,
वो आप करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो उसमें नीचे हिंट दी हुई है, अगर हिंट समझ में आ जाए तो देख लीजिए, वरना मत देखिए, मुझसे पूछिए, डायरेक्ट व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, मुझसे पूछिए। नहीं आ रहा है, अगर आपको जो समझ में आ रहा है आप अपना आंसर लिखिए और मुझे दिखाइए, सही होगा मैं करेक्ट कर दूंगा, गलत होगा तो आपकी गलती बता दी जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 1D सिंपल एक्सरसाइज, कैसे? यूनियन इंटरसेक्शन। एक बार देख लेते हैं कि भाई यूनियन इंटरसेक्शन था क्या, वैसे तो मैंने आपको लेक्चर में समझा दिया था। देखिए यूनियन क्या कहते हैं, ऑपरेशन, लाइक प्लस, लाइक मल्टीप्लाई, लाइक सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनकी तरह यूनियन, जिसको हम ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये इसका मतलब, ठीक। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी सिंपल भाषा में यू का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड, मतलब यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो इस पूरी बात का मतलब क्या है कि यहाँ ए यूनियन बी, सेट के यूनियन से मिलके भी सेट ही बन रहा होगा और उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो वो एक्स टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे, मतलब जो कॉमन एलिमेंट भी होंगे वो भी, अगर ए और बी को सीधी बात है कंबाइन कर देना है विदाउट यूजिंग रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट। रिपीटिशन एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, आपको दोनों सेट कंबाइन करके रख देंगे। जबकि यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, वही आएंगे जो ए और बी दोनों में होंगे, यानी कॉमन एलिमेंट। यानी यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कंबाइन, कंबाइन कॉमन, कंबाइन कॉमन, कंबाइन कॉमन। क्लियर? अब आते हैं एक्सरसाइज पे, सिंपल एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, बी इक्वल टू दिया है सी ई जी एच, डी इक्वल टू ए ई एम एन। आपको पहला बोला गया भाई ए यूनियन बी, अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क दूंगा, जहां तक टिपिकल होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे ए और बी का यूनियन लेना है, तो देखिए ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी लिया जाएगा क्योंकि दोनों को कंबाइन करना है। फिर बी, सी दोनों में कॉमन है, एक ही बार होगा। फिर डी नहीं है तो एक बार ही आएगा क्योंकि दोनों में नहीं है, एक ही में है। फिर ई दोनों में है, एक बार आएगा। फिर एफ यहाँ है, यहाँ नहीं है, लिया जाएगा। फिर जी लिया जाएगा, फिर एच लिया जाएगा। मतलब जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो भी रखने हैं और जो एलिमेंट दोनों में होंगे वो भी रखने हैं। यानी एसडीएम की तरह काम करता है ये, जैसे एसडीएम में होता है वैसे ही मैं यहाँ करना है, पहले कॉमन वाले उठा के रख लेने हैं, लेकिन लिखना एक ही बार है क्योंकि रिपीटिशन नहीं होता अलाउड थ्रेड के अंदर। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आप करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड का एक पार्ट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सेकंड, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 4 5 6 7 8, सी इक्वल टू 7 8 9 10 11 एंड डी इक्वल टू 10 11 12 13 14। ये हो गया। आपको एक पार्ट बताने का बोला है मैंने, तो आप वो पार्ट दे लीजिए। 9, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। देखिए हमारे पास एक रूल है बॉड मास, बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करिए। यानी ए यूनियन सी निकालते हैं पहले, तो ए और सी का यूनियन दोनों कंबाइन 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक। फिर सी यूनियन डी, सी और डी का, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। और अब देन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो जो कॉमन होंगे वो, तो यहाँ से कॉमन 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। दैट्स योर कंप्लीट आंसर। नोट कर लीजिए। आप जब पॉज करके देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्या कहता है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिटी, सारे नेचुरल नंबर।
बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इवन। मतलब कि आपको यहाँ इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफिनिटी। सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड। तो यहाँ आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 प्लस इनफिनिटी। फिर डी इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज प्राइम। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 डेटा डैश इनफिनिटी। सारे आ गए। कन्वर्ट कर लेना है, मतलब ऐसे पहले से कन्वर्ट कर लेना है रोस्टेड फॉर्म में। अब क्या करना है, अब आगे की कंडीशन जो कही गई है वो करनी है। जैसे फर्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे आंसर हो सकता है रोस्टेड फॉर्म में दिया हो सकता है ए और बी में ही दिया हो। पहले मैं समझाता हूँ। जब आपने ए और बी का इंटरसेक्शन दिया तो जो इवन नंबर है वो कॉमन आ जाएंगे, यानी कि आपको 2, 4, 6, 8 डॉट 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 प्लस इनफिनिटी की ए जो सेट है वो बी से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें ऑड और इवन दोनों होंगे, तो इवन वाले कॉमन। और ये लॉट के जो आ गया वो क्या बना, बी बना, तो इसीलिए हमने से बी लिख दिया। और अब आप एक नोट समझ लीजिए जो आपको याद रखना है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी या प्रॉपर सेट ऑफ बी, यानी दोनों मिला के लिखा होगा, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं। एंड देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ए यूनियन बी इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। मतलब कहने का क्या हुआ, छोटे सेट का बड़े सेट के साथ जब यूनियन लिया जाता है तो बड़ा सेट बाहर आता है, और छोटे सेट का बड़े सेट के साथ जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो ए बाहर आता है, मतलब छोटा सेट बाहर। क्लियर है? इस बात को अब आप याद रखिए, पूरी सेट थ्योरी में बहुत काम आने वाली है। और यही यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ सकता था। ए इज द सबसेट ऑफ, सॉरी बी इज द सबसेट ऑफ ए था, बी ए के अंदर पूरा पूरा लाई कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में छोटा सेट बाहर आएगा तो बी बाहर आएगा। फिर अब आप आइए इसके थर्ड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी का इंटरसेक्शन, तो ये रहा बड़ा सेट, यानी ये सेट बड़ा है और ये सेट छोटा है, क्योंकि डी पूरा का पूरा ए में लाई कर गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपने अब प्रॉब्लम क्या है, दिमाग में लेके चलिए। या तो आप इस तरीके से करिए कि बाहर क्या आएगा, डी बाहर आएगा, 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफिनिटी, तो लौट के क्या आ गया, डी बाहर आ गया। क्लियर है? कॉमन एलिमेंट बाहर आएंगे। क्लियर? आप इसी तरीके से आप एक पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी। व्हाट इज बी इंटरसेक्शन डी? बी में 2, 4, 6, 8 सारे इवन आ रहे हैं, और डी में आपके पास जो नंबर बाहर आ रहा है उसमें केवल एक प्राइम नंबर ऐसा होगा 2, जो इन दोनों का कॉमन हो। क्लियर है? उसके अलावा कोई भी बंदा कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ आपकी मजबूरी है कि आप 2 लिखें। क्लियर? ठीक, या तो फिर आप इसे ऐसे लिख दें, नहीं ऐसे यही लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते। डी लिख सकते, सिंगल कंटेक्ट बना के ही लिख सकते और कुछ नहीं लिखा जाए। एक और कॉमन देखते हैं, 6 वाला पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू सी और डी का इंटरसेक्शन। हाँ, सी और डी का इंटरसेक्शन जरा देखिए, इसमें आपके पास सारे ऑड हैं और इसमें आपके पास सारे प्राइम हैं। तो जितने भी प्राइम होते हैं वो सारे ऑड नंबर डिनोट करते हैं, इवन तो होने चाहिए केवल 2 को छोड़कर। इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं और कंडीशन क्या बन सकती है। देखिए डी के अंदर जो सेट आ रहा है वो डी जो है वो पूरा पूरा सी में लाई नहीं करता किसी भी हालत में, क्योंकि इसमें एक 1 ज्यादा है, ठीक, और इसमें एक 2 है, वो 2 इसमें लाई करेगा नहीं तो सबसेट तो नहीं बनेगा। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा एंड डैश प्लस डैश जो। क्लियर है? तो जहां ऐसा लिखा जा सकता है मान लीजिए, जहां नहीं लिखा जा सकता वहां ऐसे क्लियरली नोट करें। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अब मैं पहुंचता हूं क्वेश्चन नंबर 7। तो बीच में जो 5 और 6 छोड़ दिए हैं वो आप ए इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इक्वल टू ए सी
ई जी, सी इक्वल टू डी ई एफ जी। ठीक, और पहला बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी माइनस, मैंने क्या बोला था कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। बी माइनस सी क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट ए बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब आपको यहाँ एलिमेंट बी, सॉरी नॉट एक्स बिलोंग्स टू ए के लेने हैं और बी में जो एलिमेंट, और ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। ठीक, सबसे पहले हमने बी माइनस सी निकाला, बी में से सी को माइनस करना, जैसे यहाँ ए है यहाँ नहीं है, ए लेना पड़ेगा। सी यहाँ है यहाँ नहीं है, सी लेना पड़ेगा। ई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, नहीं ले पाओगे। जी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी नहीं ले पाओगे, ये आ गया ए माइनस ए कॉमा सी। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लेना है, तो ए का इंटरसेक्शन आपको लेना है सी के बी माइनस सी के साथ, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमा सी। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट देख लो, बी इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन कॉमन कुछ आ रहा है, ए कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है और जी कॉमन, कॉमन आ गया। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए में से यानी इसमें से ई और जी बाहर निकाल देंगे, तो देखिए ए इसमें है इसमें नहीं है, लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा। ई कॉमन है नहीं ले सकते, और जी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि जी जो है वो सी का एलिमेंट है, हमें सिर्फ बी के एलिमेंट मतलब ए के एलिमेंट ही चाहिए होते हैं। जब हम ए में से इसको माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में कॉमन है, सॉरी कॉमन ना हो, और जो कॉमन है उन्हें छोड़ देना है, और जो बी में इंटरसेक्शन सी में बच गया उस समय कोई लेना देना नहीं होगा। क्लियरली दोबारा समझ लीजिए, जब हमने ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी किया तो बी इंटरसेक्शन सी ई कॉमा जी आया, और जब ए में से इसे माइनस किया तो ए के वो एलिमेंट लिए जो हमें दोनों में कॉमन नहीं मिल रहे थे, और वो एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं जो कॉमन है, और साथ में उन एलिमेंट को भी छोड़ देना है जो बी इंटरसेक्शन सी में आ रहे होंगे, इसलिए जी छोड़। और क्या आंसर करिए नोट। अब एक नोट समझ लीजिए, द सेट ऑफ रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, यानी रैशनल यूनियन रैशनल इररेशनल इक्वल टू आर। सीधी भाषा में कहा जाए तो ये बना। आप इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, और बीच के क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, आप करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला गया है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। ऑब्वियस सी बात है, यही आंसर होगा, सिर्फ इतना लिखना है। क्यों? क्योंकि आर जो सेट है रियल नंबर का वो क्यू और क्यू सी से मिलकर बना हुआ है, रैशनल और इररेशनल, और आपने आर में से क्यू को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, क्यू की पावर सी, यानी कि इररेशनल नंबर बच गया। पॉज करके आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th वाला। एक बार 10th वाला क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। बोला हुआ है a इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड b इक्वल टू 5। तो ऑब्वियस की बात है कि b इज द सबसेट ऑफ a, क्योंकि 5 किसी का भी सबसेट होता है। अब क्या कहा गया है, इसका मतलब b छोटा नहीं बड़ा। अब इसमें कुछ बातें पूछी गई। पहला, a यूनियन b, जब छोटे सेट का बड़े सेट के साथ यूनियन लिया जाएगा तो क्या आएगा, सीधे सीधा कुछ करना ही नहीं है, लॉजिक सोच लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर बी बाहर आएगा, क्योंकि जब छोटे सेट का बड़े सेट का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो छोटा सेट बाहर आ जाता है। नोट कर लीजिए। इलेवन पे आ जाओ। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये कहा गया है, और अब हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी। तो लेग बैड कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचो। ए बी के अंदर लाई कर गया, मतलब ये छोटा है बी बड़ा, तो ए यूनियन बी,
और अगर ये बराबर भी है तब भी वही होगा, क्योंकि ए यूनियन ए तो भी ए आएगा, ए यूनियन बी और ए छोटा तो भी आपके पास कंडीशन में यूनियन में बी आपको मिलने वाला है। क्लियर है? लेकिन यहाँ सबसेट बोला गया है तो हम यहाँ सबसेट की कंडीशन में वही कंडीशन ले सकते हैं जो कि ऐसी है जो डिनाई नहीं की जा सकती, जो इग्नोर नहीं कर सकते। तो ए यूनियन बी में बी बड़ा सेट है तो बी बाहर आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी तो ए बाहर आ गया, फिर थर्ड ए माइनस बी। अब जरा सोचिए, ये एक छोटा सेट है बड़ा सेट है, जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5। कैसे? मैं आपको इसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए ये 1 2 है और ये 1 2 3 है। क्लियर है? और जब हमने ए माइनस बी किया तो 1 कॉमन है नहीं ले सकते, 2 कॉमन है नहीं ले सकते और बाकी यहाँ कुछ बचा नहीं तो 5 हो गया। आप कहेंगे कि हम ऐसा नहीं लेंगे, हम तो ऐसा ले लेंगे कंडीशन ए बराबर 1 2 और बी बराबर 1 2, तो भी ए माइनस बी बराबर 5 ही आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो उठा ही नहीं सकते। क्लियर है? नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसे दो या दो से ज्यादा सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का ए 3 4 5 6 2 5 7 9, दोनों में कॉमन 5 आएगा, इसका मतलब 5 नहीं होगा, यानी आप इसे ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट ए इक्वल टू 3 4 5 6, बी इक्वल टू 5 6 सॉरी 2 5 7 9, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 यानी नॉट इक्वल टू 5, तो ए नॉट डिसजॉइंट विद बी। ठीक है, अब हम इसके एक क्वेश्चन को करते हैं थर्ड पार्ट। ए इक्वल टू दिया हुआ है x such that x belongs to n and x is even and x less than 8, मतलब 8 से छोटे सारे इवन नंबर लिखने हैं नेचुरल। या x such that x equal to 3n, n belongs to n and x n less than 4, तो b इक्वल टू क्या आया? 4 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं, यानी पहले रखा 1 1 यहाँ रखा 3, फिर रखा 2 6, फिर रखा 3 यानी 9। अब ए और बी का इंटरसेक्शन 6 आ गया, नॉट इक्वल टू 5 हो गया, सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। दैट्स योर आंसर। और बाकी के पार्ट इसके आप करेंगे, होमवर्क ले लीजिए और इसे नोट रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में यूनिवर्सल सेट यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6 8, सी इक्वल टू 1 4 5 6। ये गिवन। अब आपसे पूछा गया है, जैसे मैं फिफ्थ पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ए यूनियन बी डैश, उसके लिए हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी का यूनियन 1 2 3 4 6 8, और अब ए यूनियन बी डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से आपको 1 2 3 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, 5 ले सकते हो, क्योंकि 5 ऊपर वाले में, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हो, फिर 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते हो। दैट्स योर आंसर। यानी कि अगर हम ए में से अगर डैश निकालना है तो हमें से ए यूनियन बी ए में यू में से बाहर करना पड़ेगा, तो हमें डैश निकालना। अब बोला गया है इसका अगला पार्ट है, जैसे सेवेंथ पार्ट बी माइनस सी डैश। व्हाट इज बी माइनस सी? बी माइनस सी 2 ले लिया, 6 सॉरी 8 ले लिया, क्योंकि 2 कॉमन नहीं है ले सकते हो, 4 कॉमन है नहीं ले सकते, 6 कॉमन है नहीं ले सकते, 8 ले सकते। अब हमने b माइनस सी का डैश निकाला, u माइनस बी माइनस सी, तो u में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 5 6 7 9 और 8 भी बाहर निकाला। दैट्स योर आंसर।
नोट कर लीजिए, बाकी के पार्ट होमवर्क। चलिए पॉज करके देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, u इक्वल टू ए बी सी डी ई, ए इक्वल टू ए बी सी इक्वल डी इक्वल टू डी सी डी ई, एल एच एस फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी एच। ठीक है, सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ये ठीक सामने ए और बी का यूनियन, ए बी सी डी ई, और यू माइनस ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई, क्या बचा 5। सेट में से वही सेट अगर माइनस कर दिया जाए, क्योंकि ये भी यू बन गया, इसलिए माइनस कर दिया जाए तो 5 बचता है। जीरो नहीं, नंबर में से नंबर माइनस किया तो 0, और जो काम नंबरों में 0 कर रहा है वो यहाँ 5 कर रहा है। फिर आरएचएस होता है, आरएचएस क्या बोलता है, ए डैश इंटरसेक्शन डी डैश। तो ए डैश पहले निकालो, यू में से ए बाहर यानी बी और ई, फिर बी डैश यू में से बी बाहर, तो बी सी डी ई यानी ए, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा 5। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। सेकंड पार्ट नोट करिए। पॉज करके देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिल्कुल मुंह जबानी ओरली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जो आपको लॉजिक बताए उसका इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 15, पहला ए यूनियन ए डैश, यहाँ पे ए द सबसेट ऑफ यू बोला गया है। फिर दूसरा ए इंटरसेक्शन ए डैश, तीसरा फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, चौथा यू डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। ए और ए डैश का यूनियन यू बना है, तो ये एक सेट है ए और ये एक सेट है ए डैश। ठीक, जैसा भी बताया था, क्यू और क्यू डैश या क्यू सी रैशनल नंबर दोनों मिलकर क्या बना रहे, रियल। ठीक है, और इसी वजह से जब रियल में से क्यू माइनस किया था तो क्यू सी बचा था। यही लॉजिक यहाँ है, ए और ए डैश का यूनियन जब मिलेगा तो आपको यूनिवर्सल सेट दे देगा। ए में से ए डैश बाहर जाएगा तो 5 बचेगा। क्लियर है, यूनियन ए डैश बराबर यू, यानी कि एक सेट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलके हमेशा यू बनाते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन 5 बनाते हैं। अब आ जाइए 5 डैश, 5 डैश मतलब यू, तो आंसर ए। क्यों, क्योंकि u माइनस यू इक्वल टू क्या होता है 5, और 5 डैश का मतलब क्या होगा, u में से 5, u में से 5 बाहर, यानी u में से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, तो बच क्या रहा है, इसीलिए यहाँ u लिखा। और u का इंटरसेक्शन ए, यानी कि u a से बड़ा होगा, और छोटा सेट बड़े सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए तो छोटा सेट बाहर आ जाता है। u डैश 5, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ए, तो बाहर क्या आएगा 5। दैट्स योर आंसर। क्लियर है, चलिए नोट करिए। चलिए, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, और इसमें आपको जो होमवर्क दिया हुआ है वो आप करिए, नहीं आए तो उनसे पूछिए। ठीक है, जो आपको नोट बताए गए हैं उन पे विशेष ध्यान रखते हुए हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जो भी करें वो ढंग से करें। देखिए, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब ये लेक्चर आप कंप्लीट ढंग से देख लीजिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको कल मिलेगा, उस लेक्चर में मैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज प्रूव करवाऊंगा और प्रॉपर्टीज बताऊंगा। उन प्रॉपर्टी पे बेस करके नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को प्रॉपर्टी पे बेस करके ही करना है, प्रूव करना है। कैसे किया जाएगा आपको वो एक्सरसाइज टिपिकल लगेगी और ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, तो उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिए। क्लियर है, ओके बाय।